हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने जा रहे हैं जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट के लिए लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स किए हैं, जिसमें पहला हमने किया था फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसके बाद हमने फंडामेंटल राइट्स भी किया था। अब हम करने जा रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट फोर्थ है उसमें दिया हुआ है। पार्ट थर्ड में हमारा क्या दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स जो दिया है वो हमारा पार्ट थर्ड में दिया हुआ है। और ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जो आर्टिकल आता है ये डील करते हैं किसके साथ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अंदर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। और ये हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये हमने कहाँ से बोरो किया, ये इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है हमने। जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट में देखा था कि हमने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बोरो किया था, हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। उसी तरह ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। हमारा जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इसको एक नोवल फीचर कहा गया है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नोवल फीचर कहा गया है किसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। और जो अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर बात करें तो ये क्या है, एक एक्चुअली एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, या हम इसको कुछ ये कह सकते हैं कि एक डायरेक्शन दिया गया है स्टेट्स को कि वो इन चीज़ों को फॉलो करें। जब वो कोई पॉलिसी बना रहे हो या कोई लॉ बना रहे हो तो वो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करे। तो ये नॉन जस्टिशेबल इन नेचर है। जैसे कि हमने देखा था कि जो फंडामेंटल राइट है वो जस्टिशेबल इन नेचर था। जस्टिशेबल क्या था कि आप कोर्ट में जा सकते हैं अगर इस चीज़ का अगर वायलेशन हो जाए, मगर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये नॉन जस्टिशेबल इन नेचर है। इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। कोर्ट में आप अगर आपका कोई लॉ कोई रूल अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ हो तो आप उस चीज़ को लेके कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। अगर ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है अगर किसी लॉ में अगर ना हो तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये नॉन जस्टिशेबल इन नेचर है। और इसका मकसद क्या है फिर, मकसद ये है कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सेटअप करना है कंट्री विद इन कंट्री में। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को सेटअप करने के लिए ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को सेटअप करने के लिए है। जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट था वो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सेटअप करने के लिए था, उसका एम था। तो उसी तरह जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसका एम है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को सेटअप करने का। तो इसके बाद चलिए आर्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 की अगर हम बात करें तो ये डिफिनीशन ऑफ स्टेट की बात करते हैं कि जो स्टेट लफ्ज़ दिया है उसका मतलब क्या है, वो किस को बोला गया है। जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट में था वैसे ही इसमें भी डिफिनीशन ऑफ स्टेट सेम है। जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव बॉडी है उनको हम स्टेट में कह सकते हैं, जो पंचायत है उनको स्टेट कह सकते हैं, जो अगर कोई भी पब्लिक गवर्निंग बॉडी हो वो हम स्टेट में गिनते हैं। इस जो आर्टिकल 36 है इसमें स्टेट उनको कहा गया है स्टेट। तो इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 बात करता है जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसकी जो एप्लीकेशन कैसा होगा, जो प्रिंसिपल्स है उसकी एप्लीकेशन के बारे में कहा गया है। हालांकि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये नॉन जस्टिशेबल इन नेचर है। अगर इसको आप यूज़ में ना लाएं तो भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इससे अगर वायलेशन हो जाए तो आप तब भी कोर्ट में तो नहीं जा सकते, मगर फिर भी इसकी एप्लीकेशन जो प्रिंसिपल है उसकी एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है कि जो ज़रूरी तौर ये जो प्रिंसिपल्स है उनको फंडामेंटली अपनी गवर्नेंस ऑफ द कंट्री में ज़रूरी तौर पर पुट इन करना चाहिए। मतलब उनको जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उनको नज़र में रख के जो रूल्स रेगुलेशन है उन लॉ है कोई पॉलिसी बना रहे तो उनको नज़र में रख के बनाना चाहिए। ये ड्यूटी है किसका, स्टेट का ड्यूटी है कि वो इन जो प्रिंसिपल्स है उनको
ज़रूरी तौर पर अप्लाई किया जाए कहाँ पे, जब वो लॉ बना रहे हों तो उस वक़्त इन चीज़ों को अप्लाई किया जाए। ये कहता है आर्टिकल 37। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 38। अगर 38 आर्टिकल नंबर 38 की बात करें तो ये डायरेक्ट करता है स्टेट को कि प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग, उनकी जो सोशल ऑर्डर है उसको मेंटेन रखते हुए वेलफेयर ऑफ पीपल की बात करते हैं, लोगों की वेलफेयर की बात करता है कि इन चीज़ों को आप ख्याल में, जो इनका सोशल ऑर्डर है इनको ख्याल में रखते हुए इनकी वेलफेयर होना चाहिए। इन चीज़ों को इस जो वेलफेयर पॉलिसीज़ ऐड करना चाहिए। और इसमें दूसरी बात कहा गया है कि मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, जो इनकम इनइक्वालिटी है उसको कम किया जाए। गवर्नमेंट ऐसे रूल्स ऐसे लॉज लाए जिससे कि जो इनइक्वालिटी हो इनकम में, इनकम इनइक्वालिटी है एक बंदे और दूसरे बंदे में, वो कम हो। और ऐसे भी लॉज लाने, जब अगर लॉ बना रहे हैं स्टेट तो उस वक़्त वेलफेयर और प्रमोशन ऑफ वेलफेयर के भी बारे में भी सोचना चाहिए, उनको उन चीज़ को भी सोच के लॉ बनाना चाहिए। और ये आर्टिकल 30, इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 39 की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 39 किस चीज़ के ऊपर स्टेट देता है कि नॉन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड, और दूसरी बात बोलते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। जो ये आर्टिकल है ये ऐड कब किया गया, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये ऐड किया गया था। तो इसमें क्या कहता है कि जो वेल्थ है वो किसी एक के हाथों में नहीं रहना चाहिए, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हर किसी को मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, हर किसी को एक ही जैसा सिस्टम होना चाहिए। तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो भी इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे रूल्स बनाना चाहिए जिससे कि ऐसे लॉज बना, अगर कोई लॉ बना रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर, हमारा जैसे कि अंबानी है उनके पास पर्टिकुलर सब वेल्थ उनके पास जमा हो जाए, ऐसा लॉ नहीं होना चाहिए। ऐसे लॉज होने चाहिए, ऐसे रूल्स होने चाहिए, ऐसे पॉलिसीज़ होने चाहिए कि जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो और जिसमें वेल्थ हो वो किसी चंद लोगों के हाथों में ना रहे। तो जब स्टेट पॉलिसी कुछ बना रहे हैं तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए, इन चीज़ों को नज़र में रख के पॉलिसीज़ बनाना चाहिए। ये कुछ डायरेक्शन दिए हुए हैं। तो इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 39A। तो ये किस चीज़ की बात करता है कि प्रमोशन ऑफ इक्वल जस्टिस टू प्रमोट फ्री लीगल एड टू द पुअर, अगर कोई गरीब हो तो उसको फ्री लीगल एड दिया जाए, इक्वल जस्टिस होना चाहिए, हर एक को एक ही जैसे जस्टिस होना चाहिए। तो ये कहता है हमारा आर्टिकल 39A। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 40। अगर आर्टिकल 40 की बात करें तो ये हमारा बात करता है पंचायत के बारे में, विलेज पंचायत के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत फॉर सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया विद नेसेसरी पावर। तो आर्टिकल 40 क्या कहता है कि विलेज पंचायत होना चाहिए, इस्टेब्लिश होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए कि सेल्फ गवर्नेंस का, जो अगर विलेज पंचायत बनाया जाए तो उसमें क्या मिलेगा, लोगों को सेल्फ गवर्नमेंट का मौका मिलेगा, खुद से गवर्नमेंट चलाने का मौका मिलेगा। तो उनको नेसेसरी पावर देना चाहिए कि जिससे वो अपना गवर्नमेंट चला सके, ऑन ग्राउंड रूट लेवल पे अपना गवर्नमेंट चला सके। ये कहता है कि आर्टिकल 40 में इस चीज़ की बात करता है। तो अभी तो बहुत सी जगह पे अभी तो 3 ट्रायल सिस्टम आया हुआ है पंचायत के। तो इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल नंबर 41। और 41 क्या कहता है कि ये डायरेक्ट स्टेट को फिर डायरेक्ट करता है कि जो राइट टू वॉक है उन चीज़ का ध्यान में रखा जाए, जो राइट टू एजुकेशन है उन चीज़ का ध्यान में रखा जाए। अगर किसी जगह अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाए। अगर आप कोई पॉलिसी बना रहे हैं, कोई लॉ बना रहे हैं तो आप इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाए। तो उसके बाद हम आर्टिकल नंबर 42 की बात करें तो हम आर्टिकल नंबर 42
makes provision for just to make provision for just and human condition for of work and maternity relief की बात करता है. और यहाँ पे जो ह्यूमन कंडीशन अच्छे जो वर्किंग प्लेस है उन पे ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए, मतलब हज़र्ड नहीं होना चाहिए, इस चीज़ की प्रोविज़न की बात करता है आर्टिकल नंबर 42. इनमें प्रोविजंस मेक गवर्नमेंट शुड मेक प्रोविज़न, स्टेट को चाहिए कि वो ऐसे प्रोविज़न बनाए जिससे कि जो मज़दूर है जो काम कर रहा है या दूसरी जगह पे कोई काम कर रहा है तो उसकी जान को कोई ख़तरा ना हो, ऐसे प्रोविज़न बनाने चाहिए. और जो मैटरनिटी जो महिलाएं प्रेग्नेंट हो या उनको रिलीफ की बात करें तो इन ऐसी प्रोविजंस बनाना चाहिए स्टेट को. इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 43 की अगर हम बात करें तो 43 right to a living wage and condition of worker assure decent standard of life for workers. तो आर्टिकल नंबर 43 इस चीज़ की बात करता है कि हम जो वेज राइट टू लिविंग वेज की बात करता है, जो कंडीशन ऑफ वर्कर उनको डिसेंट लाइफ की स्टैंडर्ड लाइफ की बात करता है. तो इन चीज़ों का ख़याल रखना चाहिए गवर्नमेंट को जब कोई पॉलिसी बना रहे हैं, तो इन चीज़ों का ख़याल में रख के उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को ख़याल में रख के बनाना चाहिए. तो इसके बाद आता है हमारा अगला 43 आर्टिकल 43A की बात करें तो 43A कहता है कि जो स्टेट है उसको स्टेप उठाना चाहिए किस में कि जो अगर एश्योर करना चाहिए कि अगर कोई इंडस्ट्रीज़ अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसमें जो पार्टिसिपेशन की बात करते हैं वर्कर को पार्टिसिपेट उनको इससे क्या होगा कि इससे रोज़गार जिनको रोज़गार नहीं है उनको रोज़गार मिलेगा. अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसमें उस इंडस्ट्रीज़ में मैनेजमेंट के लिए कौन होना चाहिए, वर्कर होना चाहिए. मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स को पार्टिसिपेशन करने देना चाहिए. इस चीज़ के ऊपर स्टेट को जब पॉलिसी बना रहे हैं तो इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि जो वर्कर्स हैं उनको पार्टिसिपेशन इस पॉलिसी के जो पॉलिसी बना रहे हैं उसके हिसाब से जो वर्कर है उनको पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ में काम करने का मौका मिलना चाहिए ताकि उनको भी रोज़गार मिल जाए. इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 43 की बात करें तो ये 43 आर्टिकल हमारा कब ऐड हुआ था 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011. ये क्या है कि ये आर्टिकल प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी चाहिए और गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट शुड प्रमोट द कोऑपरेटिव सोसाइटी. गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्रमोट करे कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करे. और ये कब ऐड हुआ था 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 में एक्ट हुआ था. इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 44 की बात करें तो ये कहता है कि जो सिटीजन्स है उन सभी सिटीजन्स को एक यूनिफॉर्म कोड सिविल कोड होना चाहिए जो अभी नहीं है मगर मे भी हो सकता है इन फ्यूचर हो जाए. ये चीज़ 44 जो आर्टिकल नंबर 44 है ये क्या कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है कि हर किसी सिटीज़न को एक ही जैसा एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, पूरे ऑल ओवर कंट्री में एक ही सिविल कोड होना चाहिए. इस चीज़ की बात करता है. तो आर्टिकल नंबर 45 कहता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड गवर्नमेंट को चाहिए कि जो चाइल्डहुड केयर है वो प्रोवाइड करे, एजुकेशन प्रोवाइड करे चिल्ड्रंस को. जो 6 साल तक जो बच्चे हों उनको एजुकेशन और उनकी चाइल्डहुड केयर हो, ऐसे पॉलिसीज़ बनाने चाहिए गवर्नमेंट को. तो इसको कब लाया गया, इसको नहीं 6 ईयर के बच्चों तक. तो मगर इसका जो नेचर है ये चेंज हुआ बाद में, क्या सब्जेक्ट मैटर चेंज हुआ और इसको हमने अभी फंडामेंटल राइट्स में पुट इट किया है. 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत हमने इसको 21A में डाला है. आर्टिकल नंबर 21A जो फंडामेंटल राइट्स में आता है उसमें डाला है. अब ये फंडामेंटल राइट है.
इसके बाद आता है आर्टिकल 46 की बात करें तो ये स्टेट को स्टेट को कहता है कि ये स्टेट उसको चाहिए कि प्रमोट करे एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी। इनकी जो एजुकेशन या इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनको प्रमोट किया जाए। जो वीकर सेक्शन है इनके इकोनॉमिक और एजुकेशन जो इंटरेस्ट है उनको प्रमोट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। ऐसे पॉलिसीज़ होने चाहिए, ऐसे रूल्स रेगुलेशन, ऐसी लॉस होने चाहिए जो इन चीज़ों को प्रमोट करे और उनको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करे, उनको बचाए, किससे एक्सप्लॉयटेशन से बचाए। ऐसे ऐसे लॉस जब गवर्नमेंट स्टेट लॉ बना रहे हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करे कि इसमें इन चीज़ों जो बैकवर्ड एरियाज़ है उनके साथ तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, उनको एजुकेशनल और इकोनॉमिक उनके जो इंटरेस्ट है उनको प्रमोट इससे प्रमोट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जो रूल्स रेगुलेशन है उन बना रहे हैं तो उन सभी में इनका ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा एज एन डायरेक्शन दिया गया है किसको, स्टेट को। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 47। अगर 47 की बात करें तो ये क्या बोलता है कि जो न्यूट्रिशन लेवल है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल है, उनको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ की बात करता है। और अगर इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ की बात करें तो ये किस तरह होगा, फिर ये स्टेट को ऐसे रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ अल्कोहल्स या इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स वगैरह जो हेल्थ को प्रॉब्लम करते हैं, इनके ऊपर ऐसे पॉलिसीज़ बनाना चाहिए जिससे इन चीज़ के ऊपर रोक लगे, तो ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ हो जाएगा, लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इसी से बढ़ जाएगा। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 48 जो किस चीज़ की बात करता है। हमारा आर्टिकल नंबर 48 एनिमल हस्बेंड्री, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है। तो स्टेट को ऐसे पॉलिसी बनाना चाहिए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कहता है कि स्टेट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट हो। एक गांधीयन व्यू है जिसके तहत कहता है कि जो प्रोहिबिशन ऑफ स्लेटर ऑफ एनिमल कर देना चाहिए एंड इम्प्रूव जो एनिमल ब्रीड्स है उनको बढ़ाना चाहिए, उनके ब्रीड्स को इम्प्रूव करना चाहिए। बाय स्टेट ऐसे पॉलिसीज़ बनाने चाहिए। ये क्या कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल नंबर 48 कहता है। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 48A। अगर 48A की बात करें तो ये भी कहता है कि स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव। स्टेट को चाहिए कि वो प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूव करे किसको, इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। इन फॉरेस्ट को सेफ गार्ड करे, उनको देखभाल करे, उनको बचाए और वाइल्ड लाइफ को बचाए। ऐसे ये कहता है, ये कौन सा क्या आर्टिकल 48 कहता है कि 48A कहता है कि जो प्रोटेक्शन स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट और इम्प्रूव इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे और इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करे, जो फॉरेस्ट है उनकी देखभाल करे, वाइल्ड लाइफ जो है जंगली जानवर है उनकी प्रोटेक्शन करे। तो ये किस में कहता है, आर्टिकल नंबर 48 में कहता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 48 में कहता है। इसके बाद हमारा आर्टिकल 49 की बात करें तो ये प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स की बात करता है, प्लेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ये जो एंशियंट मोनूमेंट्स है जो जिसका नेशनल इंपॉर्टेंस है उनकी प्रोटेक्शन की बात करता है। गवर्नमेंट शुड मेक लॉ बाय कीप्ड इन माइंड that they should protect monuments और जो प्लेस है नेशनल इम्पोर्टेंस के उन चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाए। इसके बाद आता है आर्टिकल 50 की बात करें तो ये फिर स्टेट को ये डायरेक्ट करता है कि जो सेपरेट जुडिशरी है उसको एग्जीक्यूटिव से अलग किया जाए, जो जुडिशरी है उसको एग्जीक्यूटिव से अलग किया जाए, उन दोनों को एक साथ न रखे ताकि फेयर जस्टिस हो और जो सिस्टम हो वो अच्छा ये चले। पब्लिक सर्विस में इन दोनों को अलग रखा जाए। इसके बाद आर्टिकल नंबर 51 कहता है, जो लास्ट आर्टिकल है वो कहता है कि जो स्टेट को चाहिए कि वो प्रमोट करे क्या इंटरनेशनल पीस को
और नेशनल जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप को है उसको मेंटेन रखे, अच्छा मेंटेन रखे, नए दूसरे नेशंस के साथ अच्छे रिलेशनशिप, अच्छे ताल्लुकात रखे। तो ये सब क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। तो इन सभी जो आर्टिकल है इनमें जो दिया गया है मतलब ये डायरेक्शन जो डायरेक्शन दिया गया है जो स्टेट्स है उनको ज़रूरी तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर ये लोग ख्याल ना रखे, अगर पॉलिसी मेकिंग बॉडी अगर इन चीज़ों का ख्याल ना रखे, अगर कोई लॉ बना रहे हो इन चीज़ों का अगर किसी जगह पे वायलेशन हो जाए, तब भी आप इन चीज़ों के ऊपर आप किसी भी जगह पे या किसी जगह पे या कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं। मगर ये ऐसे डायरेक्शंस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है किसको, स्टेट को, कि ये चीज़ें, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए जब ये लोग लॉ बना रहे हैं, उस वक़्त इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाए। तो इसी के साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।